नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही युवक की गोली मारकर हत्या। बंद पड़े हुक्का बार में मारी है गोली। बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान की गई हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अवैध रूप से शराब परोसने की भी खबर बताई जा रही है। कालकाजी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली से आई है, आपको बता दें युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बंद पड़े हुक्का बार में मारी है गोली। बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान ये हत्या हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अवैध रूप से शराब परोसने की खबर है। कालकाजी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कालकाजी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें युवक की मौत हो गई है। पार्टी मनाने के दौरान ही हत्या हुई है। युवक की गोली मारकर हत्या। बंद पड़े हुक्का बार में मारी है गोली। बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान हुई हत्या। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अवैध रूप से शराब परोसने की भी खबर सामने आ रही है। कालकाजी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस लगातार इस पर जांच पड़ताल कर रही है, जिससे जिसने गोली मारी उसके बारे में पता चल सके। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली के कालकाजी से है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से शराब परोसने का भी मामला हो सकता है। आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। बंद पड़े हुक्का बार में मारी है गोली। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, तस्वीरें दिल्ली की उस इलाके की जहां पर युवक को गोली मारी गई है। कालकाजी की है। बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान यह हत्या हुई है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और पुलिस मामले पर मौजूद है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है? जिस प्रकार से देखा जा रहा है, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस हर एंगल से जांच भी कर रही है। नितिन, रहती है, चाहे दिल्ली के छोटे घटना हो या बड़ी घटना हो, लेकिन आजकल जो दिल्ली के अंदर है सबसे पहले गोलीबार सबसे पहले नजर आता है। लेकिन बता दें कि आपको जिस तरीके से कालकाजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये हुक्का बार चल रहा था, अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा था, जहां नाबालिग लड़के 17 साल की एज में जो है नाबालिग लड़का था, तो उसको देखते हुए वहां पर हुक्का बार में ये बर्थडे पार्टी मनाने के लिए गए थे अपने दोस्तों के साथ में। तो बर्थडे पार्टी के टाइम पे जब वहाँ पर कुछ कहा सुनी हुई थी दोनों आपस में इन सभी लोगों की, तो उसके बाद में जो है इनको जो है नाबालिग बच्चे लड़के को जो है गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद में जैसे ही उसके पीड़ित परिवार को इस मामले की सूचना मिली कि आखिरकार हुक्का बार में उनके बेटे को गोली मार के हत्या कर दी गई है, तो उस पर जो है साफ तौर पर वहाँ पर पहुंचे पीड़ित परिवार ने वहाँ पर जाकर जो है हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा शुरू करने के बाद वहाँ पर मौके पर दिल्ली पुलिस जो है मौके पर पहुंची और सभी मामले में जो है छानबीन करने में लगे कि आखिरकार वो कौन कौन लोग थे, कौन उसके साथ में जो बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे। तो बताया जा रहा है कि इसके करीबी जो दोस्त थे आज बर्थडे पार्टी मनाने के लिए हुक्का बार पहुंचे थे, जो अवैध रूप से दिल्ली के अंदर जो हुक्का बार चल रहा था। तो हुक्का बार को जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पे पहुंच के सभी को छानबीन करने लगी। जो लगे सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज की भी पुलिस जानकारी ले रही है कि आखिरकार इसमें उसके साथ में कौन थे, किस मामले को लेकर ये जो है बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के द्वारा बताया गया कि कुछ कहा सुनी हुई थी, तो कहा सुनी को देखते हुए हुक्का बार के अंदर ही जो युवक है, जो 17 साल का युवक है, नाबालिग युवक है, उस युवक को जो है गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। जी नितिन, जिस युवक की गोली मारकर हत्या की, आप बताएं नाबालिग है, 17 साल का है, उसके परिवार का क्या कहना है? और जो फ्रेंड उसके साथ थे उनसे क्या बातचीत हुई है? पुलिस की कोई पकड़ में आया है जिससे और जानकारी हम निकलकर सामने आई? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हुक्का बार के अंदर जब ये नाबालिग युवक को जो है गोली मार के उसकी हत्या कर दी, जो उसके फ्रेंड थे, उसके जो दोस्त थे, आज बर्थडे पार्टी मनाने के लिए हुक्का बार में गए थे, जो कालकाजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये हुक्का बार आता है। उस हुक्का बार को बताया जा रहा है कि अवैध रूप से चलाया जा रहा था। एक कॉलोनी में बना हुआ था, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन को भी इस मामले की सूचना नहीं थी। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि जो हुक्का बार चल रहा था पुलिस की मिली भगत से चल रहा था। लेकिन पुलिस पहले भी इस मामले में जो एक्शन कर चुकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी यही कहा जाना है कि आखिरकार पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और जो सीसीटीवी फुटेज हुक्का बार के अंदर लगे हैं, उस हुक्का बार के अंदर जो है सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस निकालने का प्रयास कर रही है। सभी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे करके तमाम जो सबूत है उन सबूतों को ढूंढने में लगे कि आखिरकार किस वजह से ये जो यहाँ पर वारदात हुई है, किस तरीके से जो अंजाम दिया है, बच्चा युवक को गोली मारी, जो बर्थडे पार्टी मनाने के लिए अपने जन्मदिन के अंदर पार्टी मना रहा था हुक्का बार में। तो उसके जो परिवार वाले हैं, जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने इस चीज को देखते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहां पर जो है धरने पर बैठ के कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो अवैध तरीके से यहाँ पर हुक्का बार चल रहा
था। हुक्काबार को पुलिस पहले से इसे बंद करना चाहिए था, लेकिन पूरा दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले पर जो है पूरी प्रतिक्रिया जो आई थी, तो पुलिस का कहना है कि ये हुक्काबार पहले से ही बंद था। उसके बाद जी। जिस तरीके से हुक्काबार में कहासुनी हुई, तो हुक्काबार के जो मालिक हैं उसको भी पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेगी और बताया जाएगा कि इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं सामने, उन घटना को देखते हुए जो अब तक हुक्काबार अवैध रूप से चल रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है। जी, बिल्कुल अवैध रूप से आप बता रहे हुक्का बार चल रहा था। पुलिस लगातार उसके मालिक को पकड़ने का प्रयास कर रही है। उन लोगों को पकड़ने का प्रयास कर रही है जो इस पार्टी में शामिल थे, और लगातार आप बता रहे हैं कि परिवार इस पर प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ और कहना है इस पर? जिस प्रकार से तस्वीरों में देखा जा रहा है, वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, फॉरेंसिक टीम देखी जा रही है, पुलिस वहाँ पर पहुँच गई है। कोई अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी अभी तक? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हुक्काबार में इस नाबालिग युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो वहाँ पर फॉरेंसिक टीम जो है मौके पे पहुंची, पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा। जो कालकाजी मंदिर थाना क्षेत्र लगता है वहाँ पर, तो वो कालकाजी थाना क्षेत्र के जो पुलिस प्रशासन तभी मौके पे तमाम अधिकारी मौके पे पहुंचे और मौके पे पहुंच के तमाम चीज़ों की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। जो फुटेज वहाँ पर लगे थे हुक्काबार में या गली के बाहर जो CCTV फुटेज लगे हैं, तमाम फुटेजों को लेने का प्रयास दिल्ली पुलिस कर रही है। और कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी जो युवक थे, जो उसके साथ में और भी दोस्त हैं, उनको जो जल्दी पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेगी। उनके मामले में उनको जो है जांच पड़ताल कर रही है, उनके ऊपर जल्दी से शिकंजा कसा जाएगा। और फॉरेंसिक टीम जो है मौके पे पहुंची हुई है, उसकी जो जांच कर रही है कहां से ये हथियार आया था, किस तरीके से जब उस समय ये युवक जो बड़े थे उसमें हुक्काबार के अंदर, क्या उसकी चेकिंग करने के लिए कोई रुकन लगाया हुआ था गार्ड वगैरह या नहीं, तो उसके भी जो है पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में लगी हुई है। जी शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं वही हुक्काबार जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगातार देखा जा रहा है पुलिस ने चारों तरफ बैंड लगा दिया है, जांच पड़ताल की जा रही है, इलाके में बिल्कुल हर तरह से जांच की जा रही है। कर्नाटक चुनाव में धुआंधार प्रचार में जुटे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे पर जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वहीं कर्नाटक वासियों को यूपी आने का न्योता दिया है। सुने क्या बोले हैं सीएम योगी। राष्ट्रवाद के लिए समर्पित, अपनी सामाजिक सेवा के लिए जगविख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है, और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस या जेडीएस की गवर्नमेंट जब थी, तब इन्होंने प्रजा के लिए, कर्नाटका के लिए क्या किया? इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया, पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा किया, दंगे करवाते थे, अराजकता पैदा करते थे। जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने का कार्यक्रम शास्त्रोक्त पद्धति के साथ संपन्न किया जाएगा। सैकड़ों वर्षों के इंतजार को समाप्त किया जाएगा, और उसमें मैं अपने बजरंगबली हनुमान के राज्य कर्नाटका की जनता जनार्दन को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। उस पर्व में आप भी सहभागी बने। प्रभु राम का यह सेवक आपकी सेवा के लिए, आपके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश में इंतजार करेगा। इस दृष्टि से आपको आमंत्रण देने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। निकाय चुनाव के प्रचार में कानपुर में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को कानपुर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अखिलेश यादव का यूपी में मोहभंग हो चुका है। उनकी पार्टी को कर्नाटक में कोई जानता नहीं। ऐसा लगता है कि अखिलेश पराजय स्वीकार करके कर्नाटक प्रस्थान कर गए हैं।
हमीरपुर में पुलिस ने नगर निकाय चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च जिला मुख्यालय से शुरू होकर पूरे शहर में निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान ड्रोन कैमरे से जगह जगह पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई और शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील भी की गई है। पांच मई को रिलीज हुई द केरला स्टोरी फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में फिल्म के रिलीज से पहले ही इसे टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आतंकवाद की भयावह सच्चाई को उजागर करती फिल्म द केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री की जा रही है। द केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है, ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी ये फिल्म उजागर करती है। ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। चलते हैं, सोनिया गांधी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, जरा आप भी सुनिए। लोकतंत्र ऐसे चलता है, ऐसे चलता है लोकतंत्र नहीं। आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं है, लालची नहीं है कि आप उन्हें फुसला दें। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। बहनों और भाइयों, आज इन्हें ये बताने का मौका आ गया है कि लाखों किसानों और दूध उत्पादकों के हित की अनदेखी करके नंदिनी जैसी अच्छी संस्था पर डकैती डालने का इनका षड्यंत्र यहाँ कामयाब होने वाली नहीं है। आज इन्हें ये बताने का समय आ गया है कि नेताओं का भाग्य जनता के आशीर्वाद से तय होता है। जनता का भाग्य किसी नेता के आशीर्वाद पर निर्भर नहीं होता। जनता तो अपनी किस्मत के फैसले खुद लेती है। कर्नाटका तो वैसे भी भगवान बसवन्ना की पवित्र भूमि है, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी को बराबरी के अवसर देने का संदेश दिया। यह महान कवि कुवेम्पु
की धरती है, जिनकी भावनाओं का अपमान भाजपा हर रोज कर रही। मैं इनसे कहना चाहती हूं कि देश के इतिहास और कर्नाटक में सामाजिक न्याय की सदियों पुरानी परंपरा से खिलवाड़ मत करिए। खुद के राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने के लिए कर्नाटका और देश को तबाही के रास्ते पर न ले जाइए। पिछले 3.5 साल में कर्नाटका को जिन परिस्थितियों में पहुंचाया गया है वह आपके सामने हैं। इस बदहाली को दूर करने की शपथ आज आपको लेनी है। आप ही बताइए कि आप किस पर भरोसा करेंगे, चंद लोगों के फायदा पहुंचाने वालों या फिर सभी के उत्थान के लिए संघर्ष करने वालों पर। लूटपाट और कमीशनखोरी से मुक्त कर्नाटका के विकास के लिए आप किस पर भरोसा करेंगे? सामाजिक न्याय और सद्भाव की परंपरा को कायम रखने के लिए आप किस पर भरोसा करेंगे? ये सब का जवाब है, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। किस पर भरोसा करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी। 5 साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने वादे पूरे करने के लिए खूब संघर्ष किया था। आज कांग्रेस की सरकारें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में अपना एक वादा पूरा कर रही हैं। हमारे सभी नेताओं ने, आपके यहाँ के सभी नेताओं ने आपको बहुत विस्तार से बताया है कि कर्नाटका में सरकार बनने के बाद कांग्रेस क्या क्या करेगी। इसीलिए तो देखना आपने, सोनिया गांधी हुबली में जनसभा को संबोधित कर रही थी और कर्नाटक में विधानसभा की गूंज दिखाई दे रही है। आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राज्य में कोई तरह के काम नहीं हो रहे हैं, विकास के सारे काम बंद पड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स काली कमाई और जमीन घोटाले करने में लगे हुए हैं, जनता की गाड़ी कमाई का प्रदेश में घोटाला हो रहा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। घोटालों के प्रदेश झारखंड में लगातार हो रहे घोटालों के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। घोटाला प्रदेश झारखंड में अभी आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि ईडी ने एक और आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें सेना की जमीन खरीद बिक्री घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब लगातार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पर ईडी एक्शन ले रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, तो सियासत तो गरमानी ही थी। लिहाजा विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करते हुए सरकार से कुछ सवाल किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि पहला सवाल, क्या आपको दलाल प्रेम प्रकाश और उसके काला साम्राज्य गोरखधंधे के बारे में पहले से पता था या उसे तब जाने जब आपके घर की सुरक्षा का AK-47 उसके घर से ईडी ने बरामद किया? दूसरा सवाल, क्या आपको राज्य की खुफिया एजेंसियों ने कभी नहीं बताया कि उसके घर रात के अंधेरे में कुछ IAS, IPS से लेकर दूसरे कमाऊ विभाग के लोगों का दरबार लगता था? तीसरा सवाल, क्या आपको किसी ने नहीं बताया कुछ चर्चित लुटेरे प्रशासन और पुलिस के अफसर सीधे प्रेम दलाल के निर्देश पर सारे गलत काम किया करते थे और उस काम की कमाई और जानकारी प्रेम को ही देते थे? चौथा सवाल, क्या आपको पता नहीं था कि दलाल प्रेम यहाँ अमित अग्रवाल के एजेंट के रूप में काम करता था? इस मुख्य काम अमित का आदेश अफसरों तक
पहुंचाना और फिर उसे धंधे वाले काम के बारे में प्रेम को अपडेट करना ही था। पांचवा सवाल, क्या ये संभव है कि बिना आपकी अनुमति या सहमति के कोई अफसर या सरकारी विभाग किसी दलाल से निर्देश लेकर काम करे और आपको पता भी न चले? नेता प्रतिपक्षी नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन पर झारखंड की जनता ने विश्वास जताया, परंतु मुख्यमंत्री जी ने दलालों और लुटेरों की एक विशाल सेना तैयार की। इन्होंने जनहित से हटकर काले धन से प्रेम किया और भ्रष्टाचार की पूजा की। नतीजन आज पूरे देश ही नहीं दुनिया में झारखंड की छवि खराब हुई। छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस मामले में सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं जिससे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगे। साथ ही देखना दिलचस्प ये भी होगा कि ईडी पूछताछ में छवि रंजन क्या कुछ राज उगलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में एक खुलासा हुआ है कि वह अतीक के जनाजे में भी शामिल होने आई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस को भनक लगने की वजह से उसे पति का अंतिम दर्शन किए बिना वापस लौटना पड़ा। इस बात का खुलासा खुद जफरुल्लाह के बेटे अतीन जफर ने किया है। अतीन जफर ने बताया कि अतीक का खास शूटर और 5 लाख का इनामी बदमाश साबिर भी मौजूद था। आपको बता दें, अतीन ने पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि फरारी के दौरान शाइस्ता कई बार उसके घर आई थी। शाइस्ता के इस दफन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ही उस दिन काफी संख्या में बुर्काधारी महिलाओं को कब्रिस्तान भेजा गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।